एमकेएस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इन सभी को डायग्राम की मदद से हम समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए, यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि थायरोक्सिन का अल्प स्त्रवण उत्पन्न करता है, यानी कि हाइपोसिग्रेशन ऑफ थायरोक्सिन, यानी कि थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से कौन सा रोग होता है, ये आपको बताना है। हमारे पास चार ऑप्शन एग्जाम में दिए हुए होंगे, जैसे कि जड़ मानवता हो गया, मिक्सडीमा हो गया, या फिर ए या फिर बी दोनों, या फिर आपका नेत्ररोधी या फिर गलखंड। कौन सा रोग होता है थायरोक्सिन की कमी से, ये आपको पता होना चाहिए। और मैंने अलग से वीडियो भी बना रखा है हार्मोन के ऊपर। देखो, चैनल सब्सक्राइब कर रखा होगा, बेल आइकन पर प्रेस कर रखा होगा, हर एक वीडियो आपको मिलेगा। तो थायरोक्सिन का अल्प स्त्रवण, तो इसकी कमी से होता है आपका जड़मानवता और मिक्सडीमा, यानी कि क्रेटिनिज्म और मिक्सडीमा रोग होता है थायरोक्सिन की कमी से। अब यहाँ पर समझने वाली बात है कि आपका जड़मानवता क्या होता है और मिक्सडीमा क्या होता है। तो इसको देख लेते हैं कि ये रोग किस प्रकार के दिखाई देते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ये है आपका क्रेटिनिज्म, ठीक है। और ये है आपका, जैसा कि नेत्र में किस प्रकार सूजन हो रही है और इसमें पैरों में भी सूजन हो जाती है। तो हाल ही में आपने देखा मिक्सडीमा, तो मिक्सडीमा यानी कि सूजन, तो ये आपका मिक्सडीमा। और ये है आपका जड़ मानवता, ठीक है। जड़ मानवता में इस प्रकार के लक्षण दिखाई देते हैं और मिक्सडीमा में सूजन दिखाई देती है आंखों के नीचे भी, और पैरों में भी सूजन दिखाई देती है मिक्सडीमा में। ये थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर इसी वजह से इसका जो राइट ऑप्शन होगा, यहाँ पर जड़ मानवता भी होगा और मिक्सडीमा, या फिर ए दोनों, ठीक है। तो आप एग्जाम में ए और बी दोनों करके आओगे, ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला है आपका कि स्तनीय हृदय का कौन सा भाग पेस मेकर का काम करता है। विच पार्ट ऑफ मेमल हेड एक्ट लाइक पेस मेकर। तो ऑप्शन है ए बी नोड, एस ए नोड, एस वी नोड, या फिर पुरकंजे फाइबर। ये आपने एनसीईआरटी में पढ़ा होगा और क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही बनते हैं। और जितने भी हम प्रैक्टिस करवाएंगे वो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही रहेगी। यानी कि कहने का मतलब है कि काफ़ी सारे क्वेश्चन आपको इसी प्रकार के देखने को मिल जाएंगे एग्जाम में। तो सब्सक्राइब करने वालों को बड़ा फायदा यहाँ पर होने वाला है। कौन सा भाग पेस मेकर का काम करता है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका एस ए नोड, ठीक है। एस ए नोड आपका जो होता है ये आपके पेस मेकर का काम करता है और ये आपके ऑप्शन बी में दे रखा है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि एस ए नोड। डायग्राम से इसको समझ लेते हैं थोड़ा सा। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ये है आपके हार्ट का डायग्राम, यानी कि आपके हृदय का चित्र। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट डायग्राम होता है बायोलॉजी में, इसमें एस ए नोड होता है, ठीक है, और एक होता है ए बी नोड। तो यहाँ पर आपका जो पेस मेकर का काम करता है वो करता है आपका एस ए नोड, यहाँ पर दे रखा है। तो इसी प्रकार आपको हर एक पार्ट पता होना चाहिए। वेंट्रिकल कहाँ पर होते हैं, पुरकंजे फाइबर कहाँ पर होते हैं, एट्रियम कहाँ पर होता है, ये इस प्रकार डायग्राम से क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन बन गया कि पेस मेकर का कौन काम करता है, एस ए नोड। क्लियर। इसी कारण इसका जो राइट ऑप्शन होगा आपका बी, एस ए नोड। अगला है आपका, और ये तो आपने अच्छे से पढ़ा होगा, इंसुलिन किसके द्वारा स्रावित होता है। इंसुलिन इज सिगरेट पाई। तो यहाँ पर आपको पता होगा कि हमारे जो अग्नाशय ग्रंथि है, हमारे जो पेनक्रियाज ग्लैंड है, उसमें तीन प्रकार की कोशिकाएं होती है। कितने प्रकार की, तीन प्रकार की कोशिकाएं होती है, अल्फा, बीटा, गामा। और तीनों से अलग अलग हार्मोन एंजाइम सिक्रेट होता है। तो यही आपको पता होना चाहिए कि अग्नाशय के अल्फा से कौन सा होता है, बीटा से कौन सा होता है और गामा से कौन सा होता है। ये तीनों आपको पता होना ही चाहिए। एग्जाम में कहीं से भी क्वेश्चन बन सकता है। आपके नॉलेज के लिए मैं आपको बता दूं कि अग्नाशय के अल्फा से तो होता है आपका ग्लूकागोन हार्मोन, ठीक है। अभी मैं आपको डायग्राम भी दिखाऊंगा ताकि आपको समझ में आ जाए, जिंदगी भर नहीं भूलोगे आप। ग्लूकागोन, ठीक है। और बीटा से क्या होता है आपका इंसुलिन,
इंसुलिन क्या है? हार्मोन, ठीक है। ये आपका इंसुलिन होता है जो कि कंट्रोल करता है शुगर को। अगला है गामा, तो गामा से होता है सोमेटोस्टेटिन हार्मोन। तो डायग्राम मैं आपको दिखा देता हूँ, उससे आपको अच्छा याद रहेगा। जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे, ये तीनों कोशिका यहाँ पर दे रखी है पेनक्रियाज की, यानी कि अग्नाशय की। तो यहाँ पर अल्फा कोशिका, ठीक है, इससे क्या हो रहा है? ग्लूकागोन हार्मोन, ठीक है। बीटा से क्या हो रहा है? इंसुलिन। और गामा से क्या हो रहा है आपका? सोमेटोस्टेटिन, ठीक है। तो ये तीनों कोशिकाओं का काम आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अगर ये तीनों आपको पता है तो तीनों क्वेश्चन अगर आ जाए तो आप कर दोगे। तो इंसुलिन का पूछा है हमसे, तो इंसुलिन का तो बीटा कोशिका से होता है, तो बीटा कोशिका से होता है तो इसका राइट ऑप्शन भी बीटा कोशिका बी वाला हो जाएगा। क्लियर? बढ़ते आगे की ओर। अगला है आपका, बहुत इंपॉर्टेंट है कि अस्तनियों में मेट्रिल वाल, यहाँ पर इंपॉर्टेंट है मिट्रल वाल किसके मध्य छिद्र की देखरेख करते हैं? मिट्रल वाल्व आपने पढ़ा होगा। मिट्रल वाल्व इन मेमेलियन गार्ड द ओपनिंग बिटवीन, यानी कि ये मिट्रल वाल्व कहाँ पर होता है? हृदय में तो होता है, बट ये कहाँ पर होता है? तो आपने देखा होगा हृदय का डायग्राम, चित्र तो आपको पता होगा। मैंने बोला था कि अच्छे से याद कर लेना डायग्राम को। तो मिट्रल वाल्व ये होता है आपके बाएं आलिंद और बाएं निलय, यानी कि बाएं साइड में होता है, बाएं आलिंद और बाएं निलय के बीच में होता है। चलो मैं आपको डायग्राम से समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे, ये है आपके हेड का चित्र, और यहाँ पर बाई यानी कि लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल, ये है राइट, बचपन से पढ़ते आ रहे हो। बायां आलिंद और बायां निलय, और बीच में मिट्रल वाल्व होता है आपका इस प्रकार का, जो कि ब्लड को वापस एट्रल में यानी कि आलिंद में नहीं जाने देता। तो ये मिट्रल वाल्व इसी के बीच में होता है, बाएं आलिंद और बाएं निलय के बीच में। इतना सा आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसी वजह से इसका आंसर बायां आलिंद और बायां निलय हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर ढूंढते हैं कहाँ पर दे रखा है बायां आलिंद और बायां निलय। ये दे रखा ऑप्शन डी, ये वाला, लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। बढ़ते आगे की ओर। थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। क्वेश्चन यहाँ पर बोल रहा है कि मानव में O2 के कितने अणु हीमोग्लोबिन के एक अणु के साथ जुड़ सकते हैं? हाउ मेनी मॉलिक्यूल ऑफ O2 कैन एसोसिएट विथ मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन? तो कितने जुड़ सकते हैं? आपका जो हीमोग्लोबिन है ना, इससे कम से कम मैं बता दूं आपको, कम से कम 4 जुड़ सकते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन के जो अणु है ना, वो 4 यहाँ पर जुड़ सकते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए, केमिस्ट्री भी पढ़ी होगी, 4 ही जुड़ सकते हैं। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन इसका 4 हो जाएगा। तो इस प्रकार से थ्योरेटिकली आपको पता होना चाहिए, 4 इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। याद रखना, एग्जाम में आ जाए तो 4 करके आना है, 4, ठीक है। अगला अगेन यहाँ पर थ्योरेटिकल क्वेश्चन है कि कार्बन मोनोऑक्साइड का घातक प्रभाव उसकी O2 की तुलना में हीमोग्लोबिन के प्रति अधिक बंधुता होती है, जो लगभग है कितना गुना होती है किसी को पता? वो होती है आपकी 200 गुना, 200 गुना होती है। तो ये दे रखा है आपके ऑप्शन फर्स्ट में 200 टाइम्स। तो इसी वजह से हमारा फर्स्ट वाला ही सही है, याद रखना इनका। अगला क्वेश्चन है, विच वन इज डिफरेंट फ्रॉम द कैटेगरी? कौन सा एक बाकी 3 से भिन्न है, यानी कि अलग है? तीनों तो सेम है, बाकी एक अलग है, उस पर आपको टिक मारना है। तो बताओ कौन सा आपको अलग लग रहा है, यहाँ पे डिफरेंट लग रहा है? तो मेरे को यहाँ पर लग रहा है टाइलिन। क्यों लग रहा है? क्योंकि यहाँ पर गैस्ट्रिन क्या है? हार्मोन है। ग्लूकागोन भी क्या है? हार्मोन है। सिगरेटिन भी क्या है? हार्मोन है। ये तीनों तो हार्मोन है, जबकि ये छोटा जो टाइलिन है, ये तो बेचारा क्या है? एंजाइम है। क्या है? एंजाइम। तो इसी वजह से ये अलग यहाँ पर रहने वाला है टाइलिन। आंसर भी आप देखोगे तो आपको टाइलिन ही, ठीक है, टाइलिन। ये एक प्रकार का एंजाइम है, बाकी तीनों हार्मोन है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको दिमाग लगा के टिक लगाना होता है। बढ़ते आगे की ओर।
और ऐसे तैयारी तो हम करवाएंगे, बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है। आपके लिए अलग से 2 और चैनल हमने ओपन कर रखे हैं, लिंक नीचे दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर भी ऐसी प्रैक्टिस हम करवाएंगे। कुल मिला के सिलेक्शन दिलाना है आपको, और जब तक आपका सपोर्ट रहेगा तैयारी हम करवाते रहेंगे। अगला क्वेश्चन, मानव भोजन में लंबे समय तक निकोटिन एसिड यानी कि नियासिन की कमी से होता है। अब यहाँ पर आप कंफ्यूज हो गए होंगे कि नियासिन क्या होता है, निकोटिन एसिड क्या होता है। तो मैंने आपसे बोला था कि विटामिन के केमिकल नेम याद कर लेना। इसके ऊपर वीडियो भी मैंने बना रखा है, चैनल सब्सक्राइब कर रखा होगा, बेल आइकन पर प्रेस कर रखा होगा तो आपको मिल भी गया होगा। ये विटामिन के केमिकल नेम यहाँ पर दे रखा है। तो मैं आपको बता दूं कि आपको केमिकल नेम पता होना चाहिए, और उसके लिए जो डायग्राम मैं आपको दिखा रहा हूँ वो आपको आना चाहिए, तभी आप सारे विटामिन को केमिकल नेम याद कर सकोगे। जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे, ये सभी विटामिन है आपकी ए से के तक, तो इसको केमिकल नेम को याद रखना है आपको। अब आप बोलेंगे सर कैसे रखे, तो एक ट्रिक है, रत एक टॉपी। क्या है? रत एक टॉपी, यानी कि र से तो रेटिनॉल, थ से थायमिन, ए से एस्कॉर्बिक अम्ल, और क से कैल्सिफेरॉल, और टो यानी कि टोकोफेरॉल, पी फिलोक्विनोन। हो गया काम। तो ऐसे आपको रासायनिक नाम याद रखना है रत एक टॉपी ट्रिक से। हाँ, रत एक टॉपी ट्रिक से आपको याद रखना है, ये केमिकल नेम होते हैं। विटामिन ए का, बी का, सी का, डी का, ई का, ई सभी का याद रखना होगा आपको। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कैल्सो जो आपका एस्कॉर्बिक अम्ल है इसकी कमी से क्या होता है, तो आप समझ जाओगे विटामिन सी की बातें कर रहा है। टोकोफेरोल अगर दे दिया तो समझ जाओगे कि विटामिन ई की बात कर रहा है। तो ये याद होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। अगला जो विटामिन होता है आपका विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, यानी कि B1, B2, B3, B5। तो इनका एक अलग ट्रिक है, थोड़ा न्यू पेंट पर बसा। थोपोर, थायमिन, रापोर, राइबोफ्लोविन, न्योपोर, नियासिन। तो यहीं से पूछा गया है वो नियासिन। ठीक है। पेंट, पेंटाथोनिक अम्ल, पर पायरिडॉक्सिन, बायोटिन, साइनोकोबालिन। सिंपल। तो आपसे जो अभी क्वेश्चन पूछा गया था वो यहाँ से पूछा गया था कि नियासिन की कमी से, यानी कि विटामिन B3 की कमी से उसने पूछा है। क्वेश्चन को अगेन देख लो आप। ऐसे क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्जाम में, और जिस विद्यार्थी ने ये सब पढ़ लिया तो सिलेक्शन तो वैसे हो जाएगा। नियासिन देखो, यानी कि विटामिन B3 की बात वो कर रहा है। तो B3 से क्या होता है? पेलेग्रा। पेलेग्राई तो होता है इसकी कमी से, B3 के बी की कमी से क्या होता है? B3 की कमी से पेलेग्राई होते हैं। मैंने आपको डायग्राम भी भेजा था टेलीग्राम पे, पेलेग्रा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, स्नायु एवं कंडराय किस प्रकार के उत्तक है, यानी कि आपका लिगामेंट और टेंडन किस प्रकार के उत्तक है, टिश्यू है। टिश्यू आपने पढ़ रखा होगा, 9th में भी पढ़ा होगा, 10वीं में भी, 12वीं में भी, 11वीं में भी। तो लिगामेंट और टेंडन किस प्रकार के उत्तक है, तो वो है आपके कनेक्टिव। ठीक है, क्या है? कनेक्टिव यानी कि संयोजी। अब यहाँ पर आपको क्लियर होना चाहिए कि स्नायु यानी कि लिगामेंट क्या होता है और कंडरा क्या होता है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, लिगामेंट और टेंडन्स। तो इसको समझ लेते हैं पहले। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, लिगामेंट का मतलब होता है कि हड्डियों को हड्डियों से जोड़ने वाला। सिंपल। हड्डियों को हड्डी से जोड़ने वाला कहलाता है लिगामेंट। सिंपल। और आपका जो टेंडन होता है वो होता है हड्डियों को मसल से जोड़ने वाला, टेंडन। ठीक है। तो ये बहुत ही बड़ा अंतर है। अगर हड्डियों को मसल से जोड़ेगा तो होगा टेंडन, अगर हड्डियों को हड्डियों से जोड़ देगा तो उसको बोलेंगे लिगामेंट। ये क्लियर होना चाहिए आपका। ठीक है। सो इसी वजह से इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा संयोजी उत्तक। अगला है आपका आरबीसी ऑफ मेमल्स, यानी कि अस्तनियों में आरबीसी का शेप आपको बताना है किस प्रकार का होता है। आपने देखा होगा जो आरबीसी हमारी होती है कुछ इस प्रकार की होती है। ठीक है, थोड़ा सा बीच में से ऐसा होता है। इस प्रकार के आरबीसी आपने देखे होगी हमारे ब्लड की। तो इसका शेप कैसा होता है? ऑप्शन है सर्कुलर बाइकॉनकेव, ओवल बाइकॉनकेव, सर्कुलर बाइकॉनकेव, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बहुत ही सिंपल है। आरबीसी तो सबने देख रखी है, और सबने देख रखी है तो आपको पता भी होगा। तो वो होती है आपकी, क्योंकि इस प्रकार की, यानी कि ये तो होगी आपकी सर्कुलर। ठीक है, क्योंकि गोल है तो सर्कुलर हो गई, और उभरी हुई होती है इस प्रकार से कुछ,
बीच में थोड़ा गड्ढा टाइप, तो वो हो गया बाइकॉनकेव। तो सर्कुलर और बाइकॉनकेव ये दे रखा। तो ऐसे बहुत ही आसान है, देखो एग्जाम को पास करना बहुत ही आसान, टॉप आ जाओगे आप अगर ऐसे समझ के पढ़ोगे तो। चलिए, तो इस प्रकार से आपको पता होना चाहिए। तो सर्कुलर और बाइकॉनकेव, इसका राइट ऑप्शन फर्स्ट वाला हो जाएगा। ऐसे आपको टिक लगाना है समझ के। अगला आता है, ये आपके इसमें है नहीं सिलेबस में, ठीक है। अगला है आपका इंपॉर्टेंट, पेशियों की उत्पत्ति किस भ्रूणीय जनिक स्तरों से होती है? मसल्स राइज फ्रॉम विच एम्ब्रियोनिक जर्मिनल लेयर। मसल्स की उत्पत्ति किस भ्रूणीय स्तर से होती है? तो आपको पता होना चाहिए कि एक्टोड्रम से क्या बनता है, एंडोड्रम से क्या बनता है, मेसोड्रम से क्या बनता है, और हर एक का एग्जाम्पल पता होगा तभी आप कर पाओगे। तो यहाँ पर डायग्राम में आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको याद रहे। जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे, पूरा का पूरा डायग्राम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और जिसको ये पता है ना 10 से 15 क्वेश्चन तो वो कर ही देगा, ठीक है। काफ़ी सारे क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से, यानी कि 10-15 क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं अगर चाहे तो एग्जामिनर। तो इधर देखो आप, एक्टोड्रम से क्या क्या बनता है आपका, नर्वस सिस्टम बनता है, स्किन बनती है। मेजोड्रम से क्या क्या बनता है आपका, मसल्स बनती है, स्केलेटन सिस्टम बनता है, किडनी बनती है, और आपके प्रजनन यानी कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम बनते हैं। एंडोड्रम से क्या क्या बनता है आपका, एंडोक्राइन ग्लैंड्स ग्रंथियाँ बनती है, फेफड़े लंग्स बनते हैं, पाचन तंत्र डाइजेस्टिव सिस्टम लीवर यकृत बनता है। तो ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, टेलीग्राम फॉलो कर रखा होगा तो वहाँ पर मिल जाएगा, टेलीग्राम का लिंक नीचे दे रखा है। तो ये आपको पता होना चाहिए डायग्राम, और क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है। तो आपसे अभी क्या पूछा था कि मसल्स किससे बना हुआ होता है, तो ऊपर देख लो किससे बना है, मेजोड्रम से। कितना सिंपल है, तो बहुत ही आसान है देखो एग्जाम को पास करना। तो अभी हमने डायग्राम देखा तो सब क्लियर हो गया, तो मेजोड्रम पे टिक लगा दो फिर, क्योंकि मसल्स उसी में आती है। देख लो आप मेजोड्रम। अगला है आपका आपका जो हेवरसिन तंत्र पाया जाता है, हेवरसिन सिस्टम किसमें पाया जाता है? पहले तो मैं आपको दिखा देता हूँ इसका डायग्राम। ये होता है आपका हेवरसिन सिस्टम, यानी कि ये हड्डियों की संरचना, इससे मान सकते हो आप हड्डियों की संरचना ऐसी होती है आपकी हड्डियों की संरचना। इस प्रकार के आपके हड्डियों की संरचना होती है, बीच बीच में इस प्रकार से वेंस वगैरह नर्व्स वगैरह कुछ इस प्रकार का होता है, देख लो आप। सो यहाँ पर आपका जो हेवरसिन तंत्र है तो वो हड्डियों में, तो सिंपल है स्तनधारी की हड्डियों में, ठीक है, क्योंकि हड्डियों में तो पाया जाता है ना, सिंपल। अगला ये इसको आप मिस कर सकते हो। अगला जो है आपका पायरिया रोग का जैव कौन सा है? पॉजिटिव एजेंट आपको बताना है पायरिया रोग का। और पहले तो समझना है कि ये पायरिया रोग होता है क्या है, क्योंकि पायरिया रोग को जानोगे तभी तो बताओगे ना कि सर उससे होता ही है। तो पहले तो क्लियर होना चाहिए पायरिया रोग। तो चलो देख ही लो, चलो डायग्राम आप। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे ये होता है आपका पायरिया, ठीक है, यानी कि मुंह का रोग है, दांतों का रोग है, कुल मिला के दांत खराब होने लगते हैं उसमें पायरिया में, इस प्रकार के दिखाई देते हैं इसमें, और माइक्रोस्कोप से देखोगे तो ऐसे दिखाई देंगे। तो ये होता है आपका पायरिया रोग। अब आपको बताना है ऑप्शन देकर ये किससे होता है। सो यहाँ पर ऑप्शन दे रखे ट्राइको टेनेकस, ट्राइकोमोनम वेजिनलिस, लिस्मानिया, ट्रेपेनोमा। तो बहुत ही सिंपल है, याद रखना अगर याद नहीं है तो, क्योंकि किससे संबंधित है, दांतों से संबंधित यानी कि टीथ से संबंधित। तो इसी में इसका नाम छिपा है, टिप और टीथ, और टिप और ट्राइको मोनेकस टीनेकस, सिंपल। तो ये आपको याद रखना है, ट्राइको मोनेस टीनेकस, ठीक है, इससे होता है ये। अगला आता है आपका खटमल, बेडबग, इज वेक्टर ऑफ विच डिजीज। खटमल किस रोग का वाहक है? टाइफाइड का, ट्रेंजवर का, टाइपस का, या फिर कालाजार का। और खटमल तो देखा होगा आपने, बेडबग को तो देखा होगा ना, नहीं देखा तो चलो दिखा देता हूँ मैं। ये होता है आपका खटमल, ठीक है, बेडबग। ये आपके घरों में भी रहता है, और आप जहाँ पर सोते हो ना वहाँ पर भी रहता है।
तो ये कौन से रो का वाक है, इतना सा आपको बताना है, क्योंकि आप जीव विज्ञान के विद्यार्थी हो तो हर एक जीव के बारे में पता होना चाहिए आपको। तो ये खटमल के बारे में बताना है कौन सा रो का वाक है। सो यहाँ पर मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये होता है टाइपस रिलेप्सिंग जबर। ठीक है, टाइपस रिलेप्सिंग जबर याद रखना, इसका वाक होता है ये खटमल, टाइपस रिलेप्सिंग जबर। अगला निकल कर आता है आपका निंद्रा रोका वाक, वेक्टर ऑफ स्लीपिंग सिकनेस डिजीज। निंद्रा रोका वाक आपको बताना है। 4 ऑप्शन है आपके पास और एग्जाम में भी 4 ही ऑप्शन आपको दिए हुए होंगे। सैंड फ्लाई, सीसी फ्लाई, रेड फ्लाई, हाउस फ्लाई। निंद्रा रोग का वाहक यानी कि जो निंद्रा रोग होता है ना, स्लीपिंग सिकनेस, वो किसके द्वारा होता है, उसका वेक्टर आपको बताना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सीसी फ्लाई। ठीक है, यानी कि सीसी मक्खी के द्वारा होता है। अब आप बोलेंगे सर ये कैसी दिखाई देती है सीसी मक्खी, क्योंकि घरेलू मक्खी तो सबने देख रखी है, आपके घरों में होती है, बट सीसी मक्खी चलो मैं दिखाता हूँ आपको। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे इस प्रकार की होती है आपकी सीसी फ्लाई, इस प्रकार की है ना, इस प्रकार की दिखाई देती है, इतनी डेंजर होती है, देख लो आप। सो निंद्रा रोका वाघ वही है, तो ये टिक हो जाएगा। अब देखो क्वेश्चन तो बहुत सारे हमने आपके लिए बंदोबस्त कर रखा है, बट वो आपको कैसे मिलेंगे चलो थोड़ा सा प्रोसेस में आपको दिखा देता हूँ। अगर आपको और भी यहाँ पर चाहिए ना तो बहुत ही आसान है। ठीक है, यूट्यूब पर आना, जेकलॉन जॉब आप सर्च करना, जेकलॉन जॉब। ठीक है, वैसे लिंक नीचे भी दे रखा है डिस्क्रिप्शन में। यहाँ पर इतने ज़्यादा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मिलेंगे, इतने ज़्यादा इसी प्रकार के क्वेश्चन जिसकी कोई हद नहीं है। देखो आप, तो यहाँ से भी आप तैयारी कर सकते हो, लिंक नीचे दे रखा है। एक और चैनल है जिसका नाम है जीके एमसीक्यू एमके चैनल, यहाँ पर भी रोजाना प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको नॉन स्टॉप मिलेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लिंक नीचे दे रखा है, और अपनी तैयारी को और बेटर आप बना सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है।